पशुपति पारस के भ्रम फैलाने से, अगर बाय द वे अगर ये बात सही भी हो, कोई असर नहीं होगा। पूरी जाति जो उनकी है वो इंटैक्ट है। पासवान बिल्कुल चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट है। इस एस्पेक्ट को समझ के ही ना 5 सीट उनको दी गई एनडीए में। पशुपति पारस के किसी कैंडिडेट को कहाँ टिकट दिया गया? लेकिन भीतर घात अगर पशुपति पारस पर आरोप चिराग पासवान लगा रहे हैं और पारस बार बार कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, तो जनता में एक भ्रम की अगर स्थिति। करना भी चाहे तो कितना डैमेज कर देंगे? देखिए, अब चिराग पासवान पशुपति पारस का राजनीतिक भविष्य ही अब माने वो अवसान की ओर है और अब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब हाजीपुर में चिराग के खिलाफ कोई कितना भीतर घात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मैंने वहाँ की सीट में दिक्कत नहीं होगी चिराग के साथ। चिराग के साथ 2 फैक्टर है। जैसे बाकी उम्मीदवारों के साथ वैसा संयोग कम है, लेकिन चिराग पासवान के साथ एक संयोग है कि वो जाति का अकेला नेता है। दूसरा संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद है, उनकी सभा भी उन्होंने कराई। तो ये डबल फायदा है उनके साथ जुड़ा हुआ। वो अपने भी मतलब उनका अपना भी दमखम है। आज के हाईकोर्ट में जो रिट याचिका पर उसकी जो चर्चा छिड़ी है, अगर कुछ उसमें खेल हुआ तब तो मामला ही माने ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद थे और रिटर्निंग ऑफिसर जो वहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो नामांकन लिया उसके खिलाफ एक याचिका है कि उनको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उस शिकायत को खारिज कर दिया था और उसके बाद ये नॉमिनेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो माना जाए कि जांच तो की ही होगी। नहीं, अब है कि पासपोर्ट दिखाया गया कि नहीं, संदेह इस पर है कि पासपोर्ट में दिखाया गया कि नहीं। तो इसको लेकर आपको लगता है कि मामला फंस भी सकता है? अगर होगा तो जरूर। 20 मई को वोटिंग है, क्या उस पर कुछ इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, जैसे कि ऐसी याचिकाएं तुरंत सुनी जाती हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 5वें चरण के तहत 5 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसकी तारीख 20 मई है, यानी कि अब से 2 दिन बाद उन सीटों पर वोटिंग होगी। अगर उन सीटों के नाम की बात करें तो उसमें मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा की सीट शामिल है। यानी कि हॉट सीटें इस बार वैसी हैं जहां पर दंगल देखने को मिल रहा है, चाहे बात आप सारण की करिए या हाजीपुर की करिए। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात लोजपा रामविलास खेमे के तरफ से कही गई है और चाचा पशुपति कुमार पारस पर बड़ा आरोप लगाया गया है और साफ तौर पर पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट का यह कहना है कि हाजीपुर में चाचा पारस ने अपने सिपाहियों को इसलिए उतार दिया है ताकि चिराग पासवान के खिलाफ माहौल बनाया जाए, एक भ्रम की स्थिति बनाई जाए, चिराग पासवान को चुनाव हरा दिया जाए। अब एनडीए में पशुपति पारस हैं, अब इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बात आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जो कि मौजूदा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनके पक्ष में आज वोटरों को गोलबंद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जबरदस्त भाषण दिया है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, योगी आदित्यनाथ जी भी आज छपरा में अपना संबोधन देकर चले गए हैं। माहौल बहुत गर्म हो गया है छपरा का, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी की लड़ाई में। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। योगी जी के आने से माहौल बना है, ब्रांड हैं। मोदी जी के बाद योगी जी का डिमांड है। और दूसरी एक खबर आज आई है कि रोहिणी आचार्य की नागरिकता को लेकर एक विवाद हुआ है कि उनका पासपोर्ट कहाँ का है, पासपोर्ट में क्या है, उसकी जांच चल रही है, रिट याचिका दायर हुई है। तो अब क्या गुल खिलता है इस पर निर्भर करता है कि सही क्या है। लेकिन जो एक जाति को लेकर योगी, ऐसे तो साधु की कोई जाति नहीं होती और जात न पूछो साधु की, लेकिन बावजूद बिहार जाति में थोड़ा उलझा हुआ प्रदेश है। तो योगी जी बेसिकली राजपूत जाति से आते हैं और वहाँ से रूडी जी खड़े हैं, तो निश्चित रूप से जाति की गोलबंदी तो होगी। दूसरा, सचिदानंद राय वहाँ एक उम्मीदवार हुए थे जो होना चाह रहे थे, निर्दलीय खड़ा होना चाह रहे थे, लेकिन वो भी भाजपा के पक्ष में आ गए। हालांकि
कुछ भूमिहार वोटर वहाँ, जैसे अखिलेश सिंह के लड़के के खड़ा होने से कुछ भूमिहार वोटर कुछ इधर उधर हो रहा है। एक गोलबंदी की जा रही है कि इस बार संजोग से भूमिहार को चांस मिल रहा है, लेकिन इससे लग नहीं रहा है कि मन वोटर इधर उधर होगा। भूमिहार का वोट भी मिलना चाहिए और योगी जी से वहाँ प्रचार में आने से माहौल तो बना है। माहौल बना है। आपको भी लगता है कि रोहिणी जी के खिलाफ रूडी जी का माहौल योगी जी के आने से बन गया है पूरा? निश्चित रूप से आदित्यनाथ योगी माने देश में दूसरे नंबर के माने कद्दावर नेताओं में और चर्चित और लोकप्रिय नेताओं में वो माने जा रहे हैं। और बिहार में उनकी एक खास माने लोगों के बीच एक क्रेज जिसको कहते हैं वो है। तो योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भी और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आज छपरा की सभा में थे। योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं माने आप सोच सकते हैं सम्राट चौधरी उन्हीं की बयान को के लोग बिहार में वो करेंगे, अपराधियों पर नकेल कस देंगे, तो वो श्राद्ध करवा देंगे, माने गया में वो कर देंगे। ये सब बातें वो करते रहे हैं कि उसका एक असर बिहार की राजनीति पर हो। अभी फ़िलहाल वहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराजगंज के इलाके में यादवों और राजपूतों के बीच हाल के पिछले दिनों जब एक खूनी संघर्ष हुआ, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, उसका असर देर तक माने दिखाई दे रहा है। और गोलबंदी माने राजपूतों की भी हुई है और यादवों की भी हुई है, उसका एक असर है। जब यादवों की गोलबंदी हुई है तो राजपूत इंटैक्ट माने एक तरह से वो उसमें है। लेकिन जब आपने राजपूत की बात की है, लेकिन एक और चीज़ है कि उस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि उमा शंकर सिंह के बेटे जितेंद्र स्वामी वो रोहिणी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हाँ, देखिए उमा शंकर जी का अब ज़माना ख़त्म हो चुका है और उनके बेटे भी कई बार उन्होंने प्रयास किया है कि उनको कहीं से टिकट मिल जाए। तो ये तो देखिए उसका असर वहाँ पर आपको देखने राजीव प्रताप रूढ़ी का ज़मीनी स्तर पर उनका जो संगठन का जो तरीका है और जो बूथ लेवल पर जो उनका संगठन तैयार है वो कमाल करता है, हर बार करता है। मैंने लालू प्रसाद यादव से वो लड़े हैं, वो राबड़ी देवी से लड़े हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी का अपना जो तैयारी है वो मजबूत तैयारी है। आपने जो कहा कि सच्चिदानंद राय के आने से माने और हवा बन गई है, तो उनके आने से भूमिहार वोटर जो माने अखिलेश सिंह के बेटे को लेकर जो हो रहा था उसमें भी बंटवारा हो गया है। और अब छपरा की लड़ाई आज के हाई कोर्ट में जो रिट याचिका पर उसकी जो चर्चा छिड़ी है, अगर कुछ उसमें खेल हुआ तब तो मामला ही माने ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद थे और रिटर्निंग ऑफिसर जो वहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने जो नामांकन लिया उसके खिलाफ एक याचिका है कि उनको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन कागजात क्या थे और हाई कोर्ट में वो तो पता चलेगा कि हाँ। इसको लेकर शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर को भी की गई थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उस शिकायत को खारिज कर दिया था और उसके बाद ये नॉमिनेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो माना जाए कि जांच तो की ही होगी। नहीं, अब है कि पासपोर्ट दिखाया गया कि नहीं, संदेह इस पर है कि पासपोर्ट में दिखाया गया कि नहीं, कि उसमें क्या पता है और क्या किस पासपोर्ट का मतलब क्या वहाँ की नागरिकता से संबंधित है कि मामला क्या है, क्या भारत की नागरिक ही नहीं है रोहिणी आचार्य? हो सकता है, इसी पर संदेह है ना, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम तो है। अब वोटर लिस्ट में नाम है, अब मान लिया वहाँ की भी नागरिकता होगी तो दो देशों की नागरिकता की जो समस्या है, जो सामने जो बाधा आ रही है, तो इस पर विवाद है। इस पर विवाद है, तो इसको लेकर आपको लगता है कि मामला फंस भी सकता है? अगर होगा तो जरूर, जब बात सामने आ गई है तो कोर्ट के जिम्मे है, कोर्ट अब इसको निर्णय करे। 20 मई को वोटिंग है, क्या उस पर कुछ इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, जैसे कि ऐसी याचिकाएं तुरंत सुनी जाती हैं। हालांकि हाई कोर्ट में कल से छुट्टी हो रही है, लेकिन कुछ विशेष के लिए स्पेशल बेंच बनाया जाता है, तो इन मामलों का निष्पादन तो किया जाएगा। आचार्य ने तो अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये सब झूठ मूठ का भ्रांति फैलाने की बात। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, भ्रांति भी हो सकती है, लेकिन सच सामने आ जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, सच सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा तो लड़ाई जैसे चल रही है दोनों की चलेगी। लेकिन ये भी एक बात है कि उनके बाहर रहने से, विदेश में रहने से जनता में एक है मैसेज कि ये जीतने के बाद सिंगापुर चली जाएंगी, रूडी जी तो बहुत से बहुत दिल्ली जाएंगे। दूसरा क्या है कि इस बार का चुनाव जो सामान्य रूप से लोग देख रहा है कि एनडीए के साइड में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट स्पष्ट होने से और मोदी जी की जो एक आभा बनी है देश में, अब इसको
अलग अलग रूप में देखा जा रहा है, तो कैंडिडेट नहीं देख के, खासकर एनडीए में और भाजपा में कैंडिडेट नहीं देख के मोदी जी को वोट किया जा रहा है, और प्रचार प्रसार का माध्यम भी बनाया गया कि अब आपको फूल देख के वोट करना है। और उधर जो है कन्फ्यूजन क्या है कि वो एकता नहीं है, इंडी गठबंधन में एकता नहीं है, कोई एक ब्रांड नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, कुछ विवादित बातें बोल दी जाती हैं उसको लेके। जैसे कल प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि वो विरोधी की बात को कैश कर लेते हैं। जैसे कल राहुल गांधी ने खटाखट बोला, उसको प्रधानमंत्री ने इस ढंग से उलट के जवाब दे दिया कि इनकी बात ज़्यादा सुनी गई, खटाखट। तो अब जनता तो बिल्कुल है क्या ना कि ये इमोशनल चीज़ है, और पहले से आप आकलन करते हैं कि समीकरण ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो कुछ नहीं होता है। चुनाव के एक दिन पहले जो माहौल बना उसी को आप माहौल मानिए। अब जैसे देखिए अभी दिल्ली में जो स्थिति बन गई स्वाति मालीवाल को लेकर, तो मैंने अभी आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है कहना मुश्किल है। जबकि केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक माहौल बना था कि केजरीवाल आए हैं और प्राइम मिनिस्टर को हिट कर रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि योगी जी को हटा देंगे, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे अमित शाह को। तो इस ढंग की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब होता है, लेकिन वही चुनाव के एक दिन पहले क्या माहौल बन रहा है। इसीलिए देखिए कि बड़े नेता को बिल्कुल नज़दीक में बुलाया जाता है, जैसे योगी जी को एक दिन पहले बुलाया गया। तो इससे है कि राजपूत वोटर बिल्कुल इंटैक्ट रहे। और जहाँ तक एक बात आपने कही हाजीपुर को लेकर, तो कल ही रेडियो पर प्रचार दे रहे थे, ये पशुपति पारस के तरफ से उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि 40 सीट पर हमारा समर्थन है और हाजीपुर की जनता के साथ हमारी सहानुभूति है, और हाजीपुर में जो खड़े हैं कैंडिडेट चिराग पासवान, उनको भी मजबूती से जिताना है। कुछ लोग बीच में भ्रम फैला रहे हैं, पशुपति पारस के भ्रम फैलाने से अगर बाय द वे अगर ये बात सही भी हो, कोई असर नहीं होगा। पूरी जाति जो उनकी है वो इंटैक्ट है। पासवान बिल्कुल चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट है, और वो ऐसी जाति है कि वो रामविलास पासवान के साथ शुरू से रही है, एक वोट इधर उधर उसका नहीं होता है, और बहुसंख्यक हैं। और वो चिराग पासवान को पशुपति पारस अगर बिगाड़ पाते तो एनडीए उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करता। इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं है, और इसको लेके वो पशुपति पारस ने स्पष्ट किया है, और सहजता से केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने के बाद भी वो एनडीए के साथ है। और रेगुलर रेडियो पर उनका राज्य स्तरीय पार्टी है, उनकी क्षेत्रीय पार्टी, जितना समय मिल रहा है वो 40 सीट के लिए वकालत कर रहे हैं। लेकिन एक और इसमें सवाल है कि कहा जाता है कि हाजीपुर में जब रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे तो संगठन का सारा काम पशुपति कुमार पारस देखते थे, और पशुपति कुमार पारस की अपनी पैठ है उस क्षेत्र में। उनकी एक भीम आर्मी भी पहले वहाँ पर चलती थी, दलित सेना जो थी वो हुआ करती थी, और उसकी पैठ जो है वो बूथ तक हुआ करती थी। क्या उसका इस्तेमाल पशुपति कुमार पारस कर सकते हैं? नहीं, देखिए आभा तो रामविलास पासवान की थी ना। पशुपति पारस में वो जैसे करंट जब आ रहा है तो किसमें सट रहा है उसी का विस्तार होता है। तो जब रामविलास पासवान के साथ थे पशुपति पारस, तब पशुपति पारस का महत्व ज़्यादा था। अगर आज ये चाचा भतीजा साथ होते तब कुछ नुकसान करना चाहते तब कर लेते, लेकिन अलग हो गए जब पब्लिक में मैसेज चला गया कि रामविलास पासवान के लड़के के साथ वो नहीं है। तो पासवान जाति पूरी इंटैक्ट है चिराग पासवान के साथ। आखिर इस एस्पेक्ट को समझ के ही ना 5 सीट उनको दी गई एनडीए में। पशुपति पारस के किसी कैंडिडेट को कहाँ टिकट दिया गया। इसमें रवि रंजन जी को भी जोड़ेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैदान में सिपाही उतारे गए हैं चिराग पासवान को हराने के लिए, आरजेडी के पक्ष में गोलबंदी के लिए। बीजेपी पशुपति कुमार पारस पर एक्शन ले, ये एनडीए को हराने की साजिश है। नहीं, पार्टी के प्रवक्ता जब कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी मैंने कहने पर किया होगा। तो चिराग पासवान की सहमति जरूर होगी इस पर।
चिराग पासवान में एक गलती अभी हाल के दिनों में वो लगातार कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में अभी 2 दिन पहले ही वाराणसी में प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में चिराग पासवान के साथ उनके चाचा भी थे और दोनों अगल बगल खड़े थे और उन्होंने अपने चाचा से, उनके चाचा ये बार बार कह रहे हैं कि वो हमारे छोटे हैं, परिवार के छोटे सदस्य हैं, हमारे भतीजे हैं, उनको हमसे बात करनी चाहिए थी। ये जो चिराग पासवान ने जो अपनी एक बना ली है कि उनसे कोई बात नहीं करेंगे, चाहे आज माने उनके प्रवक्ता ने उन पर जो हमला किया है, हमको लगता है कि इसका एक माने उसका असर होगा। चिराग पासवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीनी स्तर पर है, माने बहुत लंबे समय से पशुपति पारस ने संगठन को बनाया है। रामविलास पासवान आते थे, नॉमिनेशन करके चले जाते थे और सारा कुछ वही देखते थे। ये ज़रूर है कि पासवान वोटर देख रहा है कि उत्तराधिकार बेटे को होता है और चाचा ने परिवार भी तोड़ा और पार्टी भी तोड़ी, तो उसका एक असर है। पासवान वोटर ये चाहता है कि चिराग पासवान चुन कर जाएं, लेकिन भीतर घात अगर पशुपति पारस पर आरोप चिराग पासवान लगा रहे हैं और पारस बार बार कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, तो जनता में एक भ्रम की अगर स्थिति। करना भी चाहे तो कितना डैमेज कर देंगे? देखिए, अब चिराग पासवान, पशुपति पारस का राजनीतिक भविष्य ही अब माने वो अवसान की ओर है और अब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री की कृपा पर हैं कि प्रधानमंत्री ने उनको ज़रूर कुछ भरोसा दिया होगा कि आप साथ में रहिए, आगे चल के कहीं कोई माने कहीं राज्यपाल बन जाए या कुछ हो जाए तो उनको कुछ दिया जाएगा। लेकिन पशुपति पारस में अब वो ताकत नहीं है कि कोई सीट, मैंने खुद अपनी सीट भी वो अगर वो खड़े हो जाते तो नहीं जीत पाते, हमको लगता है। एक और चर्चा है कि कुशवाहा समाज इस बार चिराग पासवान से थोड़ा नाराज हो गया है कि टिकट कहीं नहीं दिया उनको। इसके बाद हाजीपुर में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई उनके बागी नेताओं के तरफ से कि चिराग पासवान को यहाँ पर धक्का दिया जाए, हराने की ओर धकेला जाए। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुशवाहा के नेता तो उपेंद्र कुशवाहा हैं और बचे खुचे सम्राट चौधरी हैं, तो और नीतीश कुमार हैं, तो वो तो इंटैक्ट है एनडीए के साथ, तो दूसरे को वोट नहीं देगा। कुशवाहा आपको इंडी गठबंधन को वोट नहीं दे रहा है। इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज को टिकट मिला। हाँ, नहीं मिलने से क्या होगा, कुशवाहा समाज को टिकट मिला, लेकिन वो वहाँ बहुत सहज नहीं है। जैसे अब है कुशवाहा तो पहले नीतीश कुमार के साथ थे, टिकट के लिए कुछ लोग चले गए हैं, क्या जरूरी है कि वहीं रह जाएंगे। तो कुशवाहा समाज कभी नहीं रहा महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं। तो कुशवाहा शुरू से ये लोग एनडीए में ही रहे और उपेंद्र कुशवाहा को अच्छी जगह मंत्री बने, एनडीए में बने। एनडीए छोड़ के गए तो उनको मंत्री कहाँ बन पाए। तो ये भी लग रहे हैं कि पवन सिंह को काराकाट में खड़ा कराने में चिराग पासवान की भी भूमिका है। नहीं, हो सकती है बात, अब भीतर की बात क्या कही जाए, लेकिन वहाँ पवन सिंह के खड़ा होने से एक शोर भले है, लेकिन जो प्रधान नरेंद्र मोदी, देखिए परीक्षा में पहले तो डर होता ही है। सबसे इंटेलिजेंट जो टॉपर होता है वो भी परीक्षा हॉल में जाके थोड़ा सहम जाता है, लेकिन ये पता होता है कि कौन विद्यार्थी क्या करने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, तो उसको लेकर लोग वोट दे रहा है। कैंडिडेट तो आप कहेंगे तो किसी कैंडिडेट से कोई खुश नहीं है। जो सिटिंग सांसद हैं अभी 40 सीट पर, किसी से कोई खुश नहीं है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना के देश को आगे ले जाना है, इसलिए जनता वोट कर रही है। वो नरेंद्र मोदी के साथ इमोशनल जो लगाव हो गया है लोगों का, जिन भी कारणों से हुआ हो, जो अभी दिख रहा है वो माहौल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं बना पा रही हैं। प्रयास कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि उनका संगठन सब जगह नहीं है। वो क्षेत्रीय पार्टी से ज़्यादा ये हो गए हैं, घिर गए हैं और क्षेत्रीय पार्टी से कम सीट अधिकतर जगह लड़ रहे हैं। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी को लेकर ही जो चुनाव है वो जा रहा है उसी ओर, और जनता उनसे कहीं ना कहीं एक लगाव महसूस कर रही है। आप ये भी मान रहे कि मतलब हाजीपुर में चिराग के खिलाफ कोई कितना भीतर घात कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मैंने वहाँ की सीट में दिक्कत नहीं होगी चिराग के साथ। चिराग के साथ 2 फैक्टर है, जैसे बाकी उम्मीदवारों के साथ वैसा संयोग कम है, लेकिन चिराग पासवान के साथ एक संयोग है कि वो जाति का अकेला नेता है।
दूसरा संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद है, उनकी सभा भी उन्होंने कराई, तो ये डबल फायदा है उनके साथ जुड़ा हुआ। वो अपने भी मतलब उनका अपना भी दमखम है। दूसरी जातियों में उस जाति के कई नेता हैं, लेकिन वो अपनी जाति के मुखिया हैं और खुद खड़े हैं वहाँ से, तो इसलिए उनको कोई वहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पांचवें चरण में आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा, इंडी गठबंधन या फिर एनडीए? देखिए, एनडीए का पलड़ा तो भारी है ही, इस वजह से कि लड़ाई बीच में हिंदू मुस्लिम हो गई। तो बिहार में इसका प्रयास एनडीए ने बराबर किया कि जाति बंट कर ना रहे बिहार में, खासकर या देश में भी। तो जातियां नहीं बटेंगी तो निश्चित रूप से एनडीए को फ़ायदा होगा। और अभी आप ध्यान दे रहे होंगे कि मोदी जी थोड़ा हिंदू मुस्लिम कम बोलने लगे हैं एक दो चुनावी सभाओं से, लेकिन योगी जी फायर ब्रांड बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी है कि कैसे हम इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करके और हम इसको ये करें कि हिंदू कम से कम एकजुट रहे। जैसे जो भी लाभ देने की बात है, आरक्षण देने की बात है, वो धर्म के आधार पर नहीं हो। इन सब मुद्दों को जो उठाया गया, बात भी सही है, जो लाभ मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। तो इसको जातियों में लालू प्रसाद बीच में कुछ बोल दिए थे, तो इसको लेके जो भ्रम हुआ उसको लड़ाई को हिंदू मुस्लिम कर दिया। और जब लड़ाई हिंदू मुस्लिम हो जाती है तो इसका लाभ भाजपा को मिलता है। आपको क्या लगता है पांचवें चरण में किसका पलड़ा भारी? देखिए, पांचवें चरण में जो चुनाव होने हैं, पिछले चुनाव को भी हम लोगों ने देखा है कि 5 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि पहले और दूसरे चरण में हुआ था कि एनडीए को घाटा हो सकता है उसमें, लेकिन पांचवें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, आप देखिए शाहाबाद के इस इलाके में एक वो नई बात में, वो पांचवें चरण की बात नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के इलाके में उनका बहुत मजबूत पकड़ है। वहाँ के विधायक रहे हैं और वहाँ उन्होंने बड़ी काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं। काराकाट में 17-18 साल के लड़के जो पवन सिंह का गीत सुनते हैं, जो इस समय जय जय कर रहे हैं, वो उनको तो वोट देने का भी अधिकार नहीं है। माने वो जाएंगे बूथ पर तो वोट नहीं दे पाएंगे। तो एक माहौल पवन सिंह ने बनाया है, लेकिन काराकाट भी उनकी अपनी ज़मीन है। शाहाबाद का पूरा इलाका, मैंने सासाराम में आप देख रहे हैं मनोज राम के प्रत्याशी बनने पर ही शक है। मैंने कांग्रेस उनको टिकट देगी कि नहीं देगी, प्रत्याशी बन ही गए हैं, हाँ बवाल ज़्यादा है। दूसरा आप आरा में आर.के. सिंह है, माने वो निश्चित रूप से बक्सर एनडीए की सीट है, माने वहाँ माहौल बन चुका है। ये पूरे शाहाबाद के इलाके में जो माहौल बना हुआ है उसका असर इस पर निश्चित रूप से पड़ना है, क्योंकि वोटर का मिजाज जो है वो बिहार में इसमें। आज प्रधानमंत्री ने बाराबंकी की सभा में ये आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण देने वाली बात को उछाला, तो उधर मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान देश के ही नागरिक हैं और वो यहीं रहेंगे। तो ये जो मोहन भागवत ने अभी जो कहा, इसका भी असर, मैंने ये जो कह रहे हैं कि मुसलमान लालू यादव के साथ हो गया और वो कोई नहीं, कांग्रेस के साथ मुसलमान नहीं जाए, असल में लड़ाई इसकी हो रही है। क्योंकि लड़ाई 100 सीटों पर कांग्रेस के है, एनडीए की सीधी लड़ाई है। तो कांग्रेस से लड़ाई मैंने मुसलमानों के तरफ वो न जाए, बिहार में इनके साथ चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पांचवें चरण में जो आप कह रहे हैं, पांचवें चरण में निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में एक हवा अभी दिख रही है। अब जनता के मिजाज को जब बूथ पर जाता है तो उस समय तो देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि दिख रहा है। तो देखिए 5 सीटों की लड़ाई है, 20 मई को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कल प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। और हाजीपुर को लेकर जो चिराग पासवान के खेमे के तरफ से चाचा पारस पर आरोप लगाया गया था, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य के खिलाफ जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई उनके नागरिकता को लेकर, आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।